विनोद जी सीधे आपके पास आते हुए आज का सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या दुष्यंत चौटाला दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जिस क्षेत्र से ये चुनावी मैदान में है, मैंने वहां पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की और विनोद जी मुझे इस बात का बहुत दुख है कि वहां पर इतने बड़े बड़े चेहरे रहे, लेकिन उसके बावजूद पीने के पानी की इतनी समस्या है। 3-3 दिनों में एक दिन पानी आता है। ये डिप्टी सीएम भी रहे। और दूसरा बड़ा मुद्दा मैंने देखा, वहां पे एक गंदी नहर है जिसमें बहुत ही गंदा पानी आ रहा था और सुबह सुबह तसले में कपड़े लेकर महिलाएं जाकर लाइन से वहां 25-30 की तादाद में कपड़े धोती हैं। पीने के पानी की समस्या इनके इलाके के कई गांवों में मौजूद है। क्या भविष्य दुष्यंत चौटाला का भी दिखाई दे रहा है? उनकी तस्वीरें भी देखिए, दुष्यंत चौटाला का भविष्य का मामला यह है कि दुष्यंत चौटाला ने जिस तरह 2019 में पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा था और उसके बाद अचानक उन्होंने अबाउट टर्न लिया, यू टर्न लिया और फिर 4.5 साल वो सरकार में रहे। तो और किसान आंदोलन के समय वो खामोश रहे, पहलवान आंदोलन के समय खामोश रहे और जैसे पानी वगैरह के मुद्दे आपने उठाए हैं, तो दुष्यंत चौटाला की जो साख थी, राजनीतिक साख, वो साख उनकी काफी कम हुई है और मैं कहूंगा खत्म हो गई है। इसलिए उनको अपनी सीट पे भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अब उनकी कितनी सीटें आएंगी ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं कहूँ, हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। अग्निवीर भी उसी से जुड़ता है और राहुल गांधी ने जो डंकी वाला मुद्दा उठाया है वो बड़ा इमोशनल उन्होंने उसको बना दिया। और जहां तक जाट और नॉन जाट की बात है तो मैं थोड़ा सा इससे असहमत हूं इस थ्योरी से। 1987 के चुनाव में देवीलाल जी के नेतृत्व में उनके गठबंधन को 85 सीटें मिली थी, तो खाली जाटों के वोट से मिली थी क्या? और उसके बाद 1991 में वही देवीलाल विधानसभा का चुनाव हार गए और लोकसभा भी हारे, यानी जाट उनसे अलग हो गया। और भजन लाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनी पूर्ण बहुमत से। और सिर्फ 2019 को छोड़ के हरियाणा ने हमेशा निर्णायक मतदान किया है। आप कोई उठा के देख लीजिए, हमेशा 2019 में एक हंग की असेंबली आई थी जिसमें फिर वो बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ा। तो हरियाणा में जब 2005 में 67 सीटें आई कांग्रेस की, तो उसमें जाट भी थे, नॉन जाट भी थे। आपकी बात बिल्कुल सही है विनोद जी, लेकिन यहीं पर मैं एक बात ऐड करते हुए, चूंकि मैं रिपोर्टिंग करके जस्ट आ रही हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इलाके में जब गई तो मैं ये मान के चल रही थी वो इतने बड़े नेता हैं तो उनके पक्ष में यकीनन वो लगातार वहां से जीतते भी रहे हैं। लेकिन जब सैनियों के मोहल्ले में मैं जाती हूँ तो वहां पर लोग जाट आरक्षण के मुद्दे को याद करते हैं, सैनियों के घर जलाए गए इसकी बात करते हैं और वो पूरी तरह से डिवाइड दिखाई देते हैं। ये मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की है और लोगों को दिखाया है, लोगों की जुबानी उनकी पूरी कहानी। तो मौजूदा वक्त में हम इग्नोर नहीं कर सकते जातियों को। और मैंने यूपी बिहार में इतनी रिपोर्टिंग की है सर, आप लोगों से बहुत सीनियर है, लेकिन हरियाणा में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जातिवाद है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। होंगे, मैं मानता हूँ, मैं आ रही हूँ। स्थानीय कारण होंगे, वहां घर जलाए गए होंगे, गुस्सा होगा। दूसरा, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, तो सैनी समाज को भी लगता है कि भाई हमारी बिरादरी का मुख्यमंत्री पहली बार बना है, तो ये चीजें होंगी। लेकिन इन जनरल अगर हरियाणा में है तो क्या किसान खाली जाट है क्या? अगर किसानों का मुद्दा है, अगर नौजवानों की बेरोजगारी का मुद्दा तो खाली जाटों में मुद्दा है क्या? हुआ महंगाई का मुद्दा है तो क्या खाली जाटों में है? पहलवानों का मुद्दा खाली पहलवान जाट? तो ऐसा नहीं है। हम लोग बार बार ये जो है जातीय आधार पर करते हैं, कुछ इलाकों में ऐसा होता है, लेकिन इन जनरल जो राज्य में अगर मुद्दे होते हैं तो सबको प्रभावित करते हैं। एक लाइन में टिप्पणी कर दीजिए संजय के पास। ये बात की जाती है ना, जाट जो है वो डोमिनेंट कास्ट है हरियाणा की राजनीति में। और आप देखेंगे कि जहां भी डोमिनेंट कास्ट होता है, जैसे बिहार को आप ले लें या उत्तर प्रदेश को ले लें, तो यादवों की दबंगई के कारण जो है वो बाकी जातियां जो हैं, इवन विद इन द ओबीसी, वो उनके खिलाफ खड़ी रहती हैं। तो ये एक सामान्य ट्रेंड आपको दिखाई देगा। यदि एक मिनट अपनी बात, महंगाई और पहलवानों का मुद्दा आप बात करते हैं, मेरे बिल्कुल सही है कि पहलवानों का मुद्दा जो है वो राजनीतिक मुद्दा था और एक खेमे का मुद्दा था। मुझे नहीं है कि वो मुद्दा जो है वो पूरे हरियाणा का। आशुतोष जी ऑब्जेक्शन जता रहे हैं, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। मनोहर लाल इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है इसके पीछे की कहानी क्या है अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं। कांग्रेस की जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा आपको बताएंगे। मामा भाई का प्यार, बहुत कहानियां गढ़ी जा रही हैं इस बार के चुनाव में। बहुत, जैसे आपने कहा ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां गढ़ी गई हैं इस बार, उसको कैसे देखिए? अब ये कहानियां घड़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब घड़ते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा तो आपको पता लगेगा।
मनोहर लाल अपना आत्मविश्वास यहां पर दिखाते हुए 9.5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे। चुनाव के ठीक पहले उनको हटाया गया। अब किस तरह का फैक्टर रहेगा देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन सीधे रुक कर लेते हैं चरखी दादरी का। बबीता फोगाट वोट डालने के लिए पहुंची हैं और अनमोल बाली मेरे सहयोगी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। अनमोल, आप बातचीत कीजिए, क्या मुद्दा है जिसके मद्देनजर, हालांकि वो खुद बीजेपी की नेता हैं, पिछली बार चुनाव भी लड़ी थी, इस बार टिकट नहीं मिला, सबसे बड़ा मुद्दा क्या मान रही है जिस पर बीजेपी अपना दांव लगा रही है? उनको बहलाया गया राजनीति। चित्रा, इस समय चरखी दादरी में हूँ और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि मेरे साथ बबीता फोगाट जुड़ चुकी हैं, उनसे हम बातचीत करके जानना चाहेंगे। पर वहीं मैं आपको दूसरी तरफ ये भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ सैनी धर्मशाला है जहाँ वो अपनी वोट डालने आई हैं, जहाँ सुरक्षा के प्रबंध हैं बहुत कड़े कर रखे हैं। तो उनसे बातचीत करके भी जानना चाहेंगे कि मैम आपके बड़े मैम मुद्दे क्या है, वोट डालने आई हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुद्दे हमारे विकास के हैं और हम लोगों के बीच में भी विकास के मुद्दे ही लेके गए थे और प्रदेश की उन्नति और प्रदेश को, हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बना के रखना, उसके लिए मतदान करें और हर कोई बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले, क्योंकि एक हमारे नागरिक होने की जिम्मेदारी जो है वो हम आज सब लोग अदा करें और ये हमारा फर्ज भी है, दायित्व भी है। और इस पर्व के अंदर हम खुशी मनाकर, जिस तरह से और त्योहार मनाते हैं, दिवाली आने वाली है, दशहरा भी आने वाला है, तो मैं कहूंगी कि ये भी एक बहुत बड़ा त्योहार है और इसमें मतदान कर इस त्योहार को मनाया जाए। बबीता जी, विनेश फोगाट जुलाना से लड़ रही हैं। कल ही आपका एक बयान आया था कि उन्होंने आपके पिताजी यानी उनके ताया जी का नाम नहीं लिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं क्या, वो खुद ही उन्होंने जो डाला है उसके अंदर उन्होंने खुद लिखा है, मैंने कुछ नहीं कहा है। मैंने जो चीजें आप सबके सामने हैं मैंने वो चीजें बताया है। वो तो देखो अपना फर्ज है, ये अपना फर्ज है, लेकिन कोई उस फर्ज को, अगर आपने देखा होगा कि गुरु का फर्ज तो वही है, आपने देखा होगा। वोट डाला है, लोगों को क्या अपील करोगे आप? मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और इस पर्व के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लें, क्योंकि एक अच्छे नागरिक होने की जिम्मेदारी आप निभाएं और आने वाले समय में हमारे प्रदेश की प्रगति और उन्नति के लिए अपना मतदान का प्रयोग कर अपने प्रदेश के लिए उन्नति के रास्ते पर लेके जाने के लिए अपना। बबीता जी, आप स्टार कैंपेनर भी थे, आपने हरियाणा का दौरा भी किया कैंपेन करते हुए, क्या हालात लगते हैं बीजेपी के आपको? क्योंकि लोकसभा में जो प्रदर्शन था बहुत फीका देखा गया। देखिए, लोकसभा के अंदर की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा में भी जो सीटें हारी थी वो भी अभी जीतने वाले हैं। तो आपको स्थिति स्पष्ट है। मैं इतना ही कहूंगी कि आने वाली 8 तारीख को आपको रिजल्ट दिखाई देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ बबीता फोगाट, जिन्होंने हमसे बातचीत करते हुए कहा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ही जो है हरियाणा को जीतेगी। अगर मैं बात करूं चरखी दादरी सीट की, तो 2019 में खुद जो बबीता फोगाट थे यहाँ से उम्मीदवार थे, पर इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से संजीव सांगवान और डॉक्टर मनीषा सांगवान को दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो दादरी की सीट है सांगवान वर्सेस सांगवान हो चुकी है। चित्रा, वहीं दूसरी तरफ आज सुबह देखा गया कि विनेश फोगाट भी अपने पैतृक गांव बलाली पहुंचती हैं, वहां वोट डालती हैं और उनको भी चित्रा आप देख सकते हैं तस्वीरों की, लोग जो हैं अपने घरों से बाहर निकल कर पहुंच रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड उनके हाथ में पकड़े हुए हैं। वहीं मैं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा कि सुरक्षा के भी प्रबंध यहां पर बहुत कर रखे हैं। आप देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस के जवान हो, पैरामिलिट्री के जवान हो, यहां पहुंच चुके हैं और आप सामने देख सकते हैं कि टेबल लगा हुआ है, लोग अपने वोटर आईडी कार्ड दिखा रहे हैं। दिखाने के बाद जो है वो अपनी वोट डालने जा रहे हैं और आज शाम तक जो बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो उनकी किस्मत है कैद हो जाएगी और 8 तारीख को पता लगेगा कि हरियाणा का जो रण है वो कौन जीतेगा। आप वोट डालकर आए हैं, क्या बड़े मुद्दों पर वोट डालकर आए हैं? किन मुद्दों पर, क्या मुद्दे हैं आपके शहर के जिन पर आपने वोट डाला? वो भाई हाँ बताओ। तो आपने देखा चित्रा कि एक वोटर हैं, एक वृद्ध वोटर हैं जो अभी वोट डालकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं भारी संख्या में वृद्ध वोटर हो, महिलाएं हो, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो दादरी के यहाँ पर पहुंचे हैं और वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। चरखी दादरी में भाग्य का फैसला यहाँ पर वोटर्स लंबी लंबी कतारों के जरिए कर रहे हैं और बड़ा दिलचस्प है। सुबह चूंकि अभी 9:30 बजने जा रहे हैं, मैं बता दूं कि हरियाणा वाले जिस तरह की उनकी भाषा है, लेकिन जब वो चाय पीते हैं संजय जी, तो वो इतनी चीनी रहती है, किसी के भी घर जाइए खूब मीठी चाय आपको पिलाएंगे और बड़े प्यार से वो रखते हैं। यहाँ पर दुष्यंत चौटाला जब वोट डालने के बाद बाहर निकले, तस्वीरें सामने हैं। लेकिन संजय जी, मेरा ये सवाल है, एक बड़ा दिलचस्प इतिहास रहा है हरियाणा का।
इतिहास यह है कि केंद्र में जिसकी सरकार रहती है, हरियाणा में उसी की सरकार बनती है। अब तक ये हिस्ट्री रही है, लेकिन किसी भी सरकार ने अपने आप को तीसरी बार वहां पर रिपीट नहीं किया है। तो इस बार की परिस्थिति आपकी नजरों में क्या बनती दिखाई दे रही है? अब दोनों समीकरणों का आपने जिक्र कर दिया कि जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी की सरकार हरियाणा में रहती है। ऐसे कई इतिहास हैं चुनावों के जो पिछले 10 साल में बदल गए हैं। कई बार हमने देखा, अगर आप केरल की बात करें, केरल में भी सरकार कभी रिपीट नहीं होती थी, वहां रिपीट हो गई। पंजाब, यूपी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने ये भी कहा कि हरियाणा में कभी भी तीसरी बार किसी की सरकार नहीं बनी। तो दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं। मुझे लगता है इसका निर्णय या इसका नतीजा तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अगर ग्राउंड पे जो देखें, जो जमीनी हकीकत है और जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार रिपीट कर पाएगी। उसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है। इस वक्त वोट पड़ रहे हैं, इसलिए ज्यादा हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन माहौल, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के मुद्दों का जिक्र हो रहा है, और मुझे लगता है पहलवान, नौजवान, किसान की तो बात है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। बेरोजगारी, अलग अलग राज्यों में भी लोग बेरोजगारी का जिक्र करते हैं, लेकिन हरियाणा में जितने लोगों ने बेरोजगारी का जिक्र किया वो अप्रत्याशित है। 50% से ज्यादा लोग कहते हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अगर आप किसान और अग्निवीर, इन सब मुद्दों को टटोलने की कोशिश करें तो उससे जो बाई प्रोडक्ट है वो निकल के आता है रोजगार। बिल्कुल। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और किसान, पहलवान, ये मुद्दा तो है ही। अग्निवीर के मुद्दे पर यहाँ पर संगीत रागी जी ने अपनी बात कह दी। आशुतोष जी भी कुछ करने मैं लौट रही हूँ बहुत सारी टिप्पणी, क्योंकि 3 तरफ से घिर गए हैं संगीत रागी जी, तो आज वो बहुत ज्यादा छोटी छोटी टिप्पणी करते रहेंगे।